हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। ठीक है, तो पावर शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग क्या होता है? When every social group and community participates in the government in a governance system, it is called power sharing। मतलब जब भी किसी शासन व्यवस्था में कोई सामाजिक समूह, समुदाय, इन सबकी भागीदारी होती है सरकार के अंदर, तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं, पावर शेयरिंग। तो नॉर्मल मीनिंग ये है कि कोई भी जो ग्रुप है, सोशल ग्रुप हो गया, कम्युनिटी हो गई, इन सब का जो पार्टिसिपेट हो गया वो किसके अंडर में? सरकार के अंडर में हो गया। उन सब का जो पार्टिसिपेट है, उनकी भागीदारी सरकार के लिए होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी, मीन पावर शेयरिंग। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट इज द बेसिक मंत्र ऑफ डेमोक्रेसी इज पावर शेयरिंग। मतलब कि अगर हम डेमोक्रेसी में बेसिक मंत्र की बात करें, एक मूल मंत्र की बात करें, तो वो क्या है? वो है पावर शेयरिंग। आपको देखो, हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ऐसा तो नहीं है कि एक ही पर्सन पूरे मतलब इंडिया को चला रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। सब मिलजुल कर चला रहे हैं। ठीक है, तो सब अपनी पावर को शेयर करके चला रहे हैं। It's mean the basic mantra of democracy is a power sharing। ठीक है, every citizen has a share in any democratic government। This share is possible through participation। किसी भी लोकतंत्र सरकार की अगर हम बात करें तो हर नागरिक उस लोकतांत्रिक सरकार का हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा, हर सिटीज़न, एवरी सिटीज़न क्या होता है? अपना एक शेयर देता है, किसमें? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। मतलब एक शेयर होता है, मतलब एक हिस्सा होता है। ठीक है, दिस शेयर इज़ पॉसिबल थ्रू पार्टिसिपेशन। और ये जो शेयर है, ये किस बेस पे पॉसिबल हुआ है? यह है हिस्से भागीदारी के द्वारा ही संभव हुआ है। मतलब कि पार्टिसिपेशन के बेस पर ही ये पॉसिबल हो पाया है कि आप उस गवर्नमेंट का हिस्सा बन पाए हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल्स में टीचर्स हैं। ठीक है, अब वो टीचर्स क्या है? अपनी अपनी पावर को शेयर कर रहे हैं, तभी वो स्कूल के स्टाफ का, एक टीचर्स का हिस्सा बन पा रही हैं। अब बाहर से पेरेंट्स आएंगे तो वो हिस्सा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो टीचर्स के कंपेयर में अपनी पावर को शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट citizens have the right to become consulted about the method of government। इसी प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिकों को इस बात का अधिकार भी होता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह भी ली जाए, पूछा भी जाता है पब्लिक से। ठीक है, नेक्स्ट वन, वाई इज पावर शेयरिंग नेसेसरी। अब पावर शेयरिंग जरूरी क्यों होती है? तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होती है? एक तो रैशनल रीजनिंग की वजह से होती है, देन एक मॉरल रीजनिंग की वजह से होती है। नेशनल रीजनिंग बेस्ड ऑन द कंसिक्वेंसेस ऑफ लॉस और गेन, मतलब कि हानि या लाभ के परिणाम पर आधारित है रैशनल रीजनिंग। इसमें अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें, देयर इज़ लेस चांस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। इसमें जो होता है ना, सामाजिक जो समूह होता है उसके बीच में जो टकराव होता है, मतलब कि लोगों के विचार नहीं मिल पाते, उस चीज़ को ना कम हो जाता है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट इज गुड फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम के नज़रिए से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। नेक्स्ट इज मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन मॉरलिटी और इनर वैल्यू, नैतिकता और अंतर्भूत महत्व पर भी आधारित है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं अब। पावर शेयरिंग इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कि मैंने बता चुका है कि जो सत्ता की साझेदारी होती है वो लोकतंत्र की क्या होती है? सोल, लोकतंत्र की आत्मा होती है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इज इसेंशियल। लोगों की भागीदारी आवश्यक है। एंड द पीपल
एंड पीपल शुड रिमेन कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट थ्रू देयर पार्टिसिपेशन। और जो वो लोग अपना हिस्सा मतलब गवर्नमेंट का हिस्सा बन रहे हैं तो वो एक शासन से जुड़े रहते हैं, तथा मतलब कि लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से भी जुड़े रहते हैं। पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी गवर्नड। और लोगों को ये अधिकार भी होता है कि उनसे सलाह ली जाए कि प्रशासन कैसे शासन करेगा, किस प्रकार से चलाया जाए। डन। नेक्स्ट इज नीड ऑफ पावर शेयरिंग, नीड फॉर पावर शेयरिंग। अब सत्ता की आवश्यकता क्यों पड़ी, सत्ता की साझेदारी की मैंने बता दिया क्यों जरूरी है। अब इसकी क्या जरूरत है। पावर शेयरिंग इज नेसेसरी टू मेंटेन harmony and peace in the society. This help in reducing conflict between different social group. ये चीज़ मैं फर्स्ट में भी बता चुकी हूँ कि समाज में शांति बनाए रखने के लिए एक तो लोगों की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे जो समूहों में टकराव होते हैं ना, सामाजिक समूहों में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, टकराव होते हैं, वो चीज़ें कम होती है। इन एनी सोसाइटी देयर इज़ ऑलवेज अ डेंजर ऑफ टेरर ऑफ द मेजोरिटी। अगर किसी भी समाज की बात करें तो वहाँ पर आतंक का खतरा बना रहता है। द टेरर ऑफ द मेजोरिटी नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द माइनॉरिटी ग्रुप बट ऑल्सो डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। और जो ये आतंक का खतरा है ये ना केवल अल्पसंख्यकों को तबाह करता है बल्कि जो बहुसंख्यक है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है उन्हें भी तबाह करता है। नेक्स्ट इज द टेरर ऑफ द मेजोरिटी कैन बी अवॉइडेड थ्रू पावर शेयरिंग। और अगर इसी चीज़ को हम अवॉइड करें तो ये सिर्फ अवॉइड किसके द्वारा हो सकता है, ओनली ऑन सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग की वजह से। मतलब नॉर्मल सी मीनिंग ये है, अगर चीज़ों में पावर शेयरिंग हो जाती है तो लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, ठीक है, कोई आतंक नहीं फैलता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पावर है और उसको शेयर कर दिया गया है, ठीक है। जैसे क्लास में भी बच्चों पावर शेयरिंग कर दी जाती है, मॉनिटर की अलग पावर दे दी जाती है, उस चीज़ को शेयर किया जाता है, बच्चों को भी बता दिया जाता है कि ये इस बच्चे की पावर रहेगी, इस बच्चे की पावर रहेगी, ठीक है। एक सैब मेंबर बना दिया गया, एक मॉनिटर बना दिया गया, एक सेकंड मॉनिटर बना दिया गया, तो अलग अलग सबकी पावर दे दी गई। तो इस वजह से पूरी क्लास क्या है, एक डिसिप्लिन में रहती है और एक मेंटेन करके, मतलब सारा डिसिप्लिन मेंटेन करके क्लास चलती है आपकी, ठीक है। आपको टाइम टेबल बना दिया जाता है, तो सबकी अलग अलग पावर शेयरिंग करके एक डिसिप्लिन के लिए, एक शांति बनाए रखने के लिए वो ज़रूरी है। अगर मान लो ऐसा ना हो, कोई टाइम टेबल का पता ही ना हो, तो कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा आके, कोई भी आके कहेगा मुझे होमवर्क चेक कराओ, कोई भी आके टीचर्स कहने लग जाए, मैं ही आके कहने लग जाऊँ कि SST की आप दूसरी बुक निकालो, जबकि मैं आपको पता ही नहीं है कि कौन सी मंगाई है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, मिसबैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है, एक तरह की शांति नहीं बन पाएगी। तो पावर शेयरिंग मस्ट है किस चीज़ के लिए, एक शांति बनाए रखने के लिए, एक लोकतंत्र को अच्छे से चलाने के लिए, ठीक है। एक मैंने छोटा सा क्लास का एग्जाम्पल दिया, बट आप इसको लिखोगे नहीं एग्ज़ाम में, ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ। आप लिखोगे कौन सा, आप लिखोगे देश के लिए ही, लोकतंत्र के लिए ही, ठीक है। नेक्स्ट इज द वॉइस ऑफ द पीपल फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक। लोगों की आवाज़ ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनाती है। मतलब कि हम कहते हैं ना लोकतंत्र, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र, तो मतलब यहाँ पर जनता की आवाज़ मेन है, वो ही एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाती है, वो उसका बेस है, ठीक है। इसलिए कहा भी जाता है देयरफॉर इट कैन बी सेड द पावर शेयरिंग इज नेसेसरी टू रेस्पेक्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए कहा भी जाता है कि लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए क्या जरूरी है, पावर शेयरिंग। नेक्स्ट इज देयर आर टू रीजन फॉर पावर शेयरिंग, वन इज सेंसिबल रीजन एंड अदर इज मॉरल रीजन। तो दो रीज़न है पावर शेयरिंग के, दो कारण होते हैं, एक है समझदारी भरा कारण, ठीक है, सेंसिबल रीज़न, एंड सेकंड है नैतिक कारण, मोरल रीज़न। द सेंसिबल रीज़न फॉर पावर शेयरिंग इज टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी एंड द टेरर ऑफ द
मेजोरिटी। अब मैंने बताया कि समझदारी भरा कारण है, तो जाहिर सी बात है हर चीज़ समझदारी से काम करना। सत्ता की साझेदारी का समझदारी भरा कारण है समाज में टकराव और बहुसंख्यक के आतंक को रोकना, मतलब चीज़ें सेंसिबल तरीके से करना। द मोरल रीज़न फॉर पावर शेयरिंग इज टू कीप द सोल ऑफ डेमोक्रेसी इंटैक्ट। अगर बात करें सत्ता की साझेदारी का नीतिक कारण, तो लोकतंत्र की आत्मा को इंटैक्ट करके रखना, ये इसका काम है। नेक्स्ट इज एथनिक स्ट्रक्चर ऑफ बेल्जियम। ये बेल्जियम है, ठीक है, आप इसमें एम नहीं लगाओ। बेल्जियम सोसाइटी। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। अगर बेल्जियम की बात करें तो ये एक यूरोप का छोटा सा देश है। हुज पॉपुलेशन इज़ हाफ दैट ऑफ हरियाणा, जिसकी पॉपुलेशन हरियाणा से भी आधी है। बट द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स सोसाइटी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन जो इसका समाज की बनावट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जटिल है। कैसे जटिल है? ये यहाँ पे 59% है। 59% ऑफ द पीपल लिविंग हेयर स्पीक डच लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे 59% लोग क्या डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% जो बोलते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी जो बचे हुए 1% वो जर्मन बोलते हैं। तो हो गया ना कॉम्प्लेक्स। इन द कैपिटल ब्रुसेल्स, अगर ब्रुसेल्स के कैपिटल्स की हम बात करें, 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ फ्रेंच स्पीकिंग वाइल 20% इज़ डच स्पीकिंग। तो इसमें ब्रुसेल्स की बात करें 80% तो फ्रेंच बोलते हैं और जबकि 20% डच बोलते हैं। अगर माइनॉरिटी की बात करें, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग, जो इसमें अल्पसंख्यक लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैव बीन कंपेरेटिवली मोर प्रोस्पेरस एंड पावरफुल। जो यहाँ पर फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हैं। माइनॉरिटी की बात करें, अगर माइनर की बात करें, अल्पसंख्यक की बात करें, तो वो लोग फ्रेंच ज़्यादा बोलते हैं। नेक्स्ट इज बेल्जियम विजडम। अब बेल्जियम की समझदारी क्या थी? सच लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज ऑफन बिकम द कॉज ऑफ कल्चर एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, अलग अलग कल्चर भी होगा, तो इसकी वजह से लोगों के बीच में टकराव होगा। तो ऐसी भाषाएं विविधता कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती है। ठीक है। The Dutch-speaking people who benefited from economic development and education much later were unhappy with this situation. तो क्या हुआ? बहुत बाद में जाकर कुछ आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच बोलने वाले लोग थे ना, वो इस स्थिति से बहुत ज़्यादा नाराज़गी जता रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हो गए, उनके बीच में वैसी भेदभाव हो गया। ठीक है, कई बार झगड़े का कारण भी बन गया। तो जो डच बोलते थे उन्हें वो अनहैप्पी हो गए इस चीज़ से। ड्यू टू दिस टेंशंस बिटवीन फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग ग्रुप्स began to increase in the 1950s and 1960s। और इसके चलते ही 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वालों के बीच में आपस में क्या टकराव होने लगे, तनाव बढ़ने लगा। डच स्पीकिंग पीपल वर इन द मेजोरिटी इन द कंट्री बट वर इन द माइनॉरिटी इन द कैपिटल ब्रसेल्स। अगर बात करें डच भाषी लोग देश में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अगर राजधानी की बात करें तो वहाँ पर कम थी। नेक्स्ट इज बट द पीपल ऑफ बेल्जियम अडॉप्ट a new type of government system and resolve the differences arising due to culture and diversity and regional differences। परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नई प्रकार की शासन स्टार्ट करा। सांस्कृतिक विविधताओं, क्षेत्रीय अंतरों में होने वाले आपसी मतभेद को इन्होंने दूर करने की कोशिश करी।
अब देखो अपनी अपनी अगर भारत की बात करें तो भारत में भी सेम है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं और अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो इसको भी हमने कैसे सबको बैलेंस लेके चल रहे हैं ना। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है? ओनली ऑन पावर शेयरिंग की वजह से। नेक्स्ट है बिटवीन 1970, 1993 एंड 1993 बेल्जियम मेड 4 अमेंडमेंट्स टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट सो दैट नो वन इन द कंट्री फील्स अलाइनेटेड एंड एवरीवन कैन लाइव टुगेदर। ठीक है, तो 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 नए अमेंडमेंट किए, 4 नए संशोधन किए, ताकि देश में किसी को भी ऐसा ना लगे कि हम अलाइनेटेड है, ठीक है, हम बेगाने हैं, ऐसा किसी को फील ना हो और सभी मिलजुल कर एक साथ रहे। द होल वर्ल्ड एप्रिशिएट्स दिस विजडम ऑफ बेल्जियम। इसीलिए सारा विश्व बेल्जियम की समझदारी की दाद दे रहा था, एप्रिशिएट कर रहा था सबको। नेक्स्ट, स्टेप टेकन टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट इन बेल्जियम। अब क्या क्या स्टेप उठाए गए थे बेल्जियम में टकराव को रोकने के लिए, क्या क्या कदम उठाए गए थे? इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले तो उन्होंने क्या करा, केंद्र सरकार में, मतलब हमारी जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट थी बेल्जियम की, वहाँ पर डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखी गई। मतलब जितने लोग डच बोलते हैं उतने ही फ्रेंच बोलेंगे, उनको इक्वलिटी रखी गई, इक्वल इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट इज मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू द रीजनल गवर्नमेंट ऑफ 2 एरियाज ऑफ द कंट्री। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दी गई। ठीक है, ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज़ आर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अगर ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाई गई, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब ब्रुसेल्स की अलग गवर्नमेंट बना दी और उन्होंने बोला जो भी दोनों समुदाय हैं, फ्रेंच और डच वाले, दोनों को इक्वलिटी दी जाएगी हर चीज़ में। फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक सामुदायिक सरकार का निर्माण किया गया। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द रेस्पेक्टिव लैंग्वेज। इनका चुनाव भाषा, संबंधित भाषा के लोगों द्वारा ही किया गया। दिस गवर्नमेंट हैज़ कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड पावर। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, कल्चरल, एजुकेशनल, शैक्षिक और लैंग्वेज रिलेटेड पावर थी, मतलब कि भाषा से संबंधित शक्तियाँ थीं। नेक्स्ट, अगर ये तो थी बेल्जियम की बात, एक ऐसा ही था कहाँ, एथनिक स्ट्रक्चर ऑफ श्रीलंका सोसाइटी। ऐसा ही कहाँ था, श्रीलंका के समाज में भी ऐसी ही जातीय बनावट थी। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड कंट्री लोकेटेड अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अगर बात करें, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर पे दूर है। ठीक है, तमिलनाडु से ही कुछ ही किलोमीटर के दूर है। इट्स पॉपुलेशन इज अराउंड 2 करोड़, इक्वल टू दैट ऑफ हरियाणा। तो जो इसकी आबादी है वो कोई 2 करोड़ के आसपास है, मतलब कि हरियाणा के लगभग है। लाइक बेल्जियम पीपल ऑफ मैनी एथनिक ग्रुप्स लाइव हेयर टू। अगर बेल्जियम की तरह ही यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी कई जाति समूह के लोग यहाँ पे रहते थे। सम 74% कंट्रीज पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ सिख। अगर 74% की बात करें तो वो कौन थे, सिख। वेयर एज 18% ऑफ तमिल, जिसमें 18% कौन थे, तमिल। द रेस्ट कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल एथनिक ग्रुप्स लाइक क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, और जो बाकी बचे हुए वो क्या है, क्रिश्चियन और मुस्लिम। अब देखो यहाँ पे भी अलग अलग हो गया, कुछ सिंघली हो गए, कुछ तमिल हो गए, कुछ ईसाई और मुसलमान हो गए, तो यहाँ पे भी चीज़ें चेंज हो गई। अब यहाँ पे भी आपसी टकराव तो होंगे ही श्रीलंका में। तो कॉन्फ्लिक्ट्स इन श्रीलंका, अब श्रीलंका में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, सिविल वॉर, देयर आर मोर तमिल पीपल इन द ईस्टर्न पार्ट्स वाइल इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री द सिनलीज पीपल आर इन मेजॉरिटी। अगर देश में बात करें तो पूर्वी भाग में तो कौन थे, अगर ईस्टर्न भाग की बात करें तो वहाँ पे तमिल बोलने वाले ज़्यादा लोग थे।
ठीक है, जो तमिल ज़्यादा बोलते थे, जबकि देश के बाकी सभी हिस्सों में लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? सिंगली। श्रीलंका की लैंग्वेज थी सिंगली। If the people of the Sri Lanka wanted, they could have found a proper solution of their racial issue like Belgium, but the majority community there in Sinhalese tried to impose their majoritism on others, due to which a civil war started there, and it is not stopping till date. मतलब कि अगर ये चाहते तो जैसे बेल्जियम में हुआ था वैसे ही अपने मसले को, अपने मैटर को उचित तरीके से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो मेन मेजॉरिटी में कौन थे? सिनलीज। मेजॉरिटी में कौन थे? सिनलीज। तो ये सिनलीज ने कहा नहीं, हमारी ही लैंग्वेज चलेगी। इन्होंने कहा हमारी ही लैंग्वेज चलेगी और दूसरों पे यही थोपी जाएगी, यही इम्पोज की जाएगी, दूसरे भी यही बोलेंगे, जिससे कि वहाँ पे कौन सा युद्ध हो गया? गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। और वो आज तक भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी वहाँ पे ऐसी कुछ होता ही रहता है। सिविल वॉर, गृह युद्ध। If the violent fight between anti-government groups in a country takes such as form it seems like a war, then it is called civil war. Civil war, गृह युद्ध, मतलब कि किस अपने ही गृह के अंदर लड़ना, अपने ही देश में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले लेती है, मतलब कि अपने ही देश के अंदर ऐसी लड़ाई जो ऐसा हिंसक रूप ले ले कि खुद युद्ध जैसा लगने लगे, उसे क्या बोलते हैं? गृह युद्ध, सिविल वॉर। नेक्स्ट इज श्रीलंका में अगर मेजोरिटी की बात करें तो बहुसंख्यावाद। मेजोरिटी क्या है इसमें? द बिलीफ दैट इफ अ कम्युनिटी इज एन मेजोरिटी देन इट इज रूल द कंट्री इन अ वे इट वांट्स एंड दिस इज कैन बी इग्नोर द नीड्स ऑफ विशेस ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। नॉर्मल सी बात है, जो ज़्यादा लोग होंगे वो अपनी अपनी चलाएंगे, मनचाहे तरीके से अपने तरीके से शासन करेंगे, वो ये नहीं देखेंगे, वो इग्नोर मारेंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी को, उनकी विशेस को, उनकी नीड को। नॉर्मल बात है, जिस चीज़ की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी वो लोग अपनी अपनी चलाएंगे और माइनॉरिटी वालों को इग्नोर मारेंगे, उनकी नीड्स को भी इग्नोर मारेंगे। नेक्स्ट इज स्टेप टेकन बाय 1956 लॉ। अब 1956 के लॉ में क्या स्टेप उठाया गया? In 1956, a law was passed to establish the supremacy of the Sinhalese community. 1956 में कानून पास किया गया कि सिंगली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित करने के हेतु, मतलब कि जो सिंगली समुदाय है वो प्रायर है, वो सर्वोच्च है, उनके लिए एक रूल पास किया गया 1956 में। क्या था वो? The new constitution provided that the government would protect and promote Buddhist monasteries. नए संविधान में ये प्रावधान लाया गया है कि सरकार बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा देगी। नेक्स्ट इज सिनलीज वर गिवन प्रेफरेंस इन यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट जॉब्स। और सिनली को अगर बात करें यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब में प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि भाई उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उनकी बात को थोड़ा ज़्यादा माना जाएगा। तो उन्हें बोला गया कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। सिनलीज वॉल डिक्लेयर द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज देयर बाय नेगलेक्टिंग द तमिल्स। और सिंगली की लैंग्वेज को ही राज्य भाषा घोषित कर दिया गया और जो तमिल की लैंग्वेज थी उसको नेगलेक्ट कर दिया गया, उसकी अवहेलना की गई। नेक्स्ट इज पावर शेयरिंग इन इंडिया। अब इंडिया की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये तो आपको पता ही है, इंडिया एक लोकतांत्रिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। द सिटीजन हेयर इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू डायरेक्ट सफरेज। यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, यहाँ के जो नागरिक है वो सीधे वोटिंग के द्वारा अपना नेता खुद चुनते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल इलेक्ट अ गवर्नमेंट। और लोगों के द्वारा जो यहाँ के चुने हुए नेता होते हैं वो जो चुने हुए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं, मतलब वो मिलकर एक गवर्नमेंट को बनाते हैं। इन दिस वे एन इलेक्टेड government runs the day-to-day governments and makes new rules or amends the rule and laws. और
इस तरह से एक चुनी हुई जो सरकार है, मतलब कि लोग क्या होते हैं, कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वो प्रतिनिधि ही मिलकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं, और जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो चुनी हुई जो गवर्नमेंट होती है वो डेली वेज की चीज़ों को देखते हुए अपने शासन बदलती रहती है, अपने नियम नए लाती रहती है, थोड़ा बहुत संशोधन उसमें करती रहती है। नेक्स्ट इज इन एनी डेमोक्रेसी द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर इज़ द पीपल। अगर लोकतंत्र की बात करें तो उसमें जितना भी जो वो होता है, मतलब सारा सोर्स जो होता है वो किसके हाथ में होता है, वो पीपल के हाथ में होता है, प्रजा के हाथ में शक्ति होती है। दिस इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। और अगर बात करें, ये लोकतंत्र का एक फंडामेंटल मूलभूत प्रिंसिपल है, मूलभूत सिद्धांत है। इन सच अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स पीपल रूल themselves थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोग स्वराज की संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं, मतलब अपना नेता खुद चुन के अपनी मांगे बताते हैं, अपनी डिमांड्स पूरी करवाते हैं, और अपनी जो मतलब नीड्स हैं उसको पूरा करते हैं। तो ऐसा लगता है कि लोग जो है अपना खुद का शासन कर रहे हैं। भाई इंडिया है आखिर। In a proper democratic government, various group and opinions of the society are given due respect. ये जो समुचित लोकतांत्रिक सरकार है, इसमें अलग अलग समूह हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है, अलग अलग विचार हैं, तो सभी की रिस्पेक्ट की जाती है। द वॉइस ऑफ एवरी सिटीजन हियर्ड, हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाती है। फॉर्मुलेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज़, इसीलिए ये ज़रूरी होता है, मतलब हर जितनी भी हमें नीतियाँ वगैरह बनानी है तो उसमें लोगों की राय भी ली जाती है। Therefore, in democracy, it becomes necessary that the political power is distributed among as many cities as possible. इसलिए लोकतंत्र में यह ज़रूरी हो जाता है कि जो पॉलिटिकल पावर का है बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच में हो। नेक्स्ट इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग की यहाँ पे क्या क्या फॉर्म है, तो यहाँ पे है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल में पावर को शेयर किया जाता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हमारी मुख्यमंत्री, और अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो एमएलए वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट इज अगर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशियरी होती है, मतलब कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है पावर की, डिफरेंट सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह होते हैं, सच एज लिंग्विस्टिक, रिलीजियस ग्रुप, मतलब कि लैंग्वेज के बेस पे, धर्म के बेस पे। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, अगर इसमें एग्जांपल की बात करें तो बेल्जियम में जैसे सामुदायिक सरकार बनाई गई थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप ऑफ एंड पॉलिटिकल पार्टीज, विभिन्न सामाजिक समूह, प्रेशर समूह मतलब कि दबाव समूह, और सामाजिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण हो जाता है, मतलब कि ये चीज़ें अलग अलग, इनके जो पावर को है अलग अलग बांट दिया जाता है। ये मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, सबकी पावर अलग अलग बांट दी जाती है। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि विधायिका की बात करें, ठीक है, लेजिस्लेचर, द मेकिंग ऑफ द लॉ, तो ये क्या काम करती है विधायिका, कानून का निर्माण। इसके अंदर कौन आता है, लोकसभा आता है, राष्ट्रपति आते हैं, मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। एग्जीक्यूटिव की बात करें, इम्प्लीमेशन ऑफ लॉ, विधायिका ने लॉ, कानून का निर्माण किया, और उस कानून को क्रियान्वयन मतलब कि इम्प्लीमेंट किसने किया, कार्यपालिका ने, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ने। इनके अंदर कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, नौकरशाह। नेक्स्ट इज
जुडिशरी न्यायपालिका, ये उस कानून को एक्सप्लेन करती है। इंटरप्रिटेशन, इनके अंदर कौन कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द कंट्री, मतलब कि देश के लिए जो मेन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। स्टेट प्रोविजनल गवर्नमेंट भी आती है इनके अंदर, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी आती है, जैसे कि ग्राम पंचायत हो गए, ब्लॉक हो गए, कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग, ये सब चीज़ें। डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अंडर दिस हेयर इज डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट। इनके अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट की पावर को अलग अलग लेवल पे बांट दिया जाता है, सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज इट कंसिस्ट ऑफ हायर एंड लोअर लेवल्स। इसके अंदर हायर लेवल भी होते हैं, लोअर भी होते हैं। ठीक है। इन दिस द लोअर ऑर्गन वर्क अंडर द हायर ऑर्गन। नॉर्मल बात है, हमारे ऊपर हायर होते हैं, जैसे हमारे ऊपर प्रिंसिपल मैम है, देन हम हैं, तो हम जो वर्क कर रहे हैं वो हायर के ऊपर कर रहे हैं, मतलब कि हम अंडर हायर के ऊपर कर रहे हैं। तो इसमें बोला हुआ ना, इन दिस द लोअर ऑर्गन हम हो गए, द वर्क अंडर हायर ऑर्गन, मतलब कि प्रिंसिपल मैम। अगर उनकी बात करें तो वो भी किसी के अंडर में काम करें, देन उनकी बात करें तो वो भी किसी के अंडर में, तो ये चीज़ ऐसे ही चलती रहती है। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अंडर दिस there is division of power among different organs of the government, legislature, executive और judiciary। कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये इनका भी अलग अलग ऑर्गन्स है। इन दिस डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट यूजेस देयर पावर स्टेइंग एट द सेम लेवल। ये अपनी अपनी पावर का अपने अकॉर्डिंग यूज़ करती हैं, सेम लेवल पे। इन दिस ईच ऑर्गन कंट्रोल ईच अदर, और हर एक ऑर्गन एक दूसरे को कंट्रोल किए हुए है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर, लाइक, कमेंट। ठीक है, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।